नमस्कार दोस्तों, पारमिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमित पांडे आज एक बार फिर से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो टीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रॉबर्ट मिल्स गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? और इसके ऑप्शंस हैं 8, 9, 15 और 14। तो इसका सही उत्तर है 8। इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के अनेक प्रकारों का वर्णन किया है। उन्हीं में से एक थे आर.एम. गैने। इन्होंने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए अपनी पुस्तक कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। गैने साहब का कहना था कि जो अधिगम होता है वह एक क्रम में होता है। कोई व्यक्ति यदि अधिगम करता है तो पहले एक क्रम को सीखेगा, उसके बाद वह दूसरे क्रम में पहुंचेगा, फिर तीसरे क्रम में, मतलब डायरेक्ट हम तीसरे चौथे स्टेज में नहीं जा सकते। इसलिए इसी अधिगम को उन्होंने हायरार्की में प्रस्तुत किया है, जो इस तस्वीर में दिखाया गया है। यानी पहले आदमी संकेतिक सीखता है, उसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखता है, फिर सरल श्रृंखलाओं को सीखता है, फिर शाब्दिक साहचर्य सीखता है, उसके बाद विभेदीकरण सीखता है, फिर संप्रत्यय सीखता है, फिर नियम सीखता है और अंत में समस्या समाधान सीखता है। इस पर मैं एक पृथक से वीडियो बना दूंगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह अवस्था कौन सी कहलाती है? और इसके ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो किशोर होते हैं उनका सबसे ज्यादा संबंध बढ़ता है अपने दोस्तों के साथ, वह बढ़ता है किशोरावस्था में। और जो सबसे ज्यादा सहपाठियों का जो दबाव बढ़ता है, मतलब जो बच्चा होगा वह अपने पेरेंट्स या किसी रिलेटिव से ज्यादा अपने दोस्तों पर बिलीव रखने लगे, दोस्तों पर विश्वास करने लगे, वह उम्र होती है उत्तर किशोरावस्था की। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर किशोरावस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है, तो वह पहचान किसके द्वारा की गई है? और इसके ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा। तो इसका सही उत्तर है पियाजे द्वारा। तो जीन पियाजे के अनुसार व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया में 4 बुनियादी तत्व शामिल होते हैं, जिसे हम कहते हैं परिपक्वता, सामाजिक संचरण, अनुभव और संतुलन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, वह क्या कहलाती है? और ऑप्शन है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। तो इसका सही उत्तर है सीखने का पठार। इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं और उसे ही हम सीखने का वक्र कहते हैं। सीखते समय अचानक सीखने की गति जब रुक जाती है तो उस स्थिति को हम सीखने में पठार कहते हैं। सीखने में पठार आने के कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि रुचि व प्रेरणा में कमी हो जाना, यानी मोटिवेशन में कमी हो जाना, सीखने की अनुचित विधि, यानी आदमी जो सीख रहा है उसका तरीका गलत हो, या फिर उसमें थकान हो। तो इन 3-4 कारणों से जो होता है सीखने में पठार देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं अध्यापक शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या बाल दिवस। तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब उन दिवसों को भी देख लेते हैं जो उस ऑप्शंस में दिए गए थे। जैसा कि अध्यापक शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, विश्व अध्यापक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को और वैश्विक बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। तो ये जो डेट्स हैं ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी डेट्स बच्चों से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें आप याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ? इसके ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, भारत और श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन फ्रांस में हुआ। पेरिस के पिकार्ट महाशय ने बाल मनोविज्ञान के लिए थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक के रूप में अपनी मौलिक देन दी। इसी समय मंद बुद्धि बच्चों की परख करने के लिए डॉक्टर बी ने, और जिनके साथ में साइमन भी थे, ने बुद्धि मापक परीक्षाएं निकाली। बीने ने जिस काम की शुरुआत की वह बाल मनोविज्ञान और शिक्षा के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।
बुद्धिमापक परीक्षाओं का अनेक प्रकार का विकास संसार के भिन्न भिन्न देशों में हुआ और इनका उपयोग अब संसार के प्राय सभी देशों में होने लगा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट की सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करना। दूसरा, पाठचर्या सुधार में सुसंगत व्यवस्थागत परिवर्तन करना। तीसरा, अध्यापक और अध्ययन संबंधी हमारी समझ का पुनः अभिमुखीकरण करना। यह सभी। तो जैसा कि हमने पढ़ा है 2000 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की ये सभी विशेषताएं होती है, तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पियाजे, कोहलर, वाइगोत्स्की या गोलमैन? तो इसका सही उत्तर है वाइगोत्स्की। जैसा कि आप जानते हैं कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान यानी कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसका विकास किया था लाइव वाइगोत्स्की ने। उनके साथ थे एलेक्जेंडर लुरिया और उनके और भी कमेटी के लोग, जो 1920 और 1930 के दशकों के मध्य प्रस्तुत किया गया। यद्यपि वाइगोत्स्की के लेखन में सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहीं भी नहीं आता, किंतु उनके मंडल तथा अनुयायियों ने इसी नाम से उनके सिद्धांत को आगे बढ़ाया। वाइगोत्स्की लुरिया परियोजना का लक्ष्य एक नए मनोविज्ञान की स्थापना करना था, यानी एक नए स्कूल ऑफ थॉट को जन्म देना था जो मन, मस्तिष्क और संस्कृति के अपृथक्करणीय एकता की भूमिका को भी समझा सके। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न से एक समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। मतलब इनमें से बताना है कि कौन सी समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। और ऑप्शन से प्रयासों की संख्या बढ़ाना, समझौतावादी उपाय अपनाना, सही चुनाव कर निर्णय लेना और चौथा प्रतिक्रिया निर्माण करना। तो इसका सही उत्तर है प्रतिक्रिया निर्माण। यह प्रत्यक्ष विधि नहीं है। समायोजन की विधियां देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधियों में 4 चीजें आती हैं। एक तो प्रयासों की संख्या बढ़ाना, दूसरा समझौतावादी उपाय अपनाना, तीसरा समर्पण कर देना, चौथा सही चुनाव का निर्णय लेना। वहीं अप्रत्यक्ष विधियां खूब सारी हैं, ढेरों हैं। इसलिए एग्जाम में अक्सर प्रत्यक्ष विधियां ही दी जाती है क्योंकि ये 3-4 होती हैं जिनको याद रखना आसान है। अप्रत्यक्ष विधियां बहुत सारी होती हैं, इसलिए इनसे प्रश्न नहीं बनते। इसलिए आप सिर्फ प्रत्यक्ष विधियों को ही याद कर लीजिए कि प्रत्यक्ष विधियां कौन कौन सी हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आखिरी प्रश्न है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है लैटिन, चौथा है ग्रीक। तो इमोशन शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन से। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इमोशन को हिंदी में हम संवेग कहते हैं और संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के इमोवेयर से, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा भी कहते हैं। मनुष्य अपनी नियमित जिंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है और इसी अवस्था को हम संवेग कहते हैं। तो आई होप आज की सीरीज आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, यदि इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।